आज के हमारे जो टॉपिक का डिस्कशन है वो बेसिकली हेलोफॉर्म्स रिएक्शन है। ठीक है, हेलोफॉर्म्स रिएक्शन बड़ी ही फेमस रिएक्शंस हैं। ये इसीलिए इतनी फेमस रिएक्शन है क्योंकि ये रिएक्शन आप यूज़ करते हो अगर आपको कभी डिस्टिंग्विश करना हो, किस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना हो, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है आपस में अल्डिहाइड्स को एंड अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है आपस में कीटोन्स को, तो आप उस अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप हेलोफॉर्म रिएक्शंस को यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसी हेलोफॉर्म रिएक्शन का एक पार्ट है दैट इज़ आइडोफॉर्म। ठीक है, इसी हेलोफॉर्म रिएक्शंस का पार्ट है आइडोफॉर्म। देखो कैसा होता है, आपके पास क्लोरोफॉर्म होता है ना। क्लोरोफॉर्म ये वाली चीज़ हम लोगों ने सुनी है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म में CHCl3। एक होता है आप लोगों के पास ब्रोमोफॉर्म, है ना, कुछ नहीं है ब्रोमोफॉर्म में CHBr3। एक होता है आप लोगों के पास आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म में कुछ नहीं है CHI3। तो जब हम लोग CHI3 इस वाली चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब हमारी रिएक्शन में CHI3 प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखना मैंने वर्ड बोला है प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यूज़ करते हो एज अ रिएजेंट, एज अ सबस्ट्रेट, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप उसको जब CHI3 आपकी रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है तो ये जो CHI3 के प्रोड्यूस होने की वजह से आपको अपनी रिएक्शन में एक बहुत ही प्यारी सी येलो कलर की PPT देखने को मिलती है। ठीक है, और एक बहुत ही स्पेसिफिक स्मेल देखने को मिलती है। ठीक है, आपको एक बहुत ही अजीब सी स्मेल देखने को मिलती है। मैडम कैसी स्मेल रहती है वो थोड़ी आप डिस्क्राइब करेंगे। अब कैसा है, जैसे आप अलग अलग टेस्ट करते हो, अलग अलग टेस्ट में अलग अलग प्रकार की गैसेस इवॉल्व होती हैं, उन गैसेस की बड़ी ही पिक्यूलर स्मेल होती है। ठीक है, उनकी बड़ी ही पिक्यूलर स्मेल होती है। तो पहले तो आपको एक येलो PPT मिल रही है, उस येलो PPT से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ठीक है ये अगर आपको ये पता है कि इस रिएक्शन में आप लोगों ने किसको यूज़ किया है, इस रिएक्शन में अगर आपने हेलोफॉर्म वाले रिएजेंट्स को यूज़ किया है और आपको येलो PPT मिल रही है, तो आप ये कंफर्म होकर ये कह सकते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव शो करती है ना। तो आपको एक येलो PPT मिलती है और इसके साथ ही साथ आपको एक हॉस्पिटल वाली स्मेल, ठीक है, आपको एक हॉस्पिटल वाली स्मेल आती है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको फील आ रही है, ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीज़ों की फीलिंग आ रही है तो आप समझ जाइए, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर टेस्ट आपका आइडोफॉर्म टेस्ट है। और इस टेस्ट को हम लोग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इस टेस्ट को हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनको आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये मेरा फलाना अल्डिहाइड है, ये मेरा फलाना कीटोन है। लेकिन द पॉइंट इज़, ठीक है, बट द पॉइंट इज़ कि मैडम ये जो रिएक्शन है आइडोफॉर्म टेस्ट, या फिर मैं ये कहूँ आपका हेलोफॉर्म, है ना, तो ये रिएक्शन देता कौन है? हर कोई दे देता है क्या? ठीक है, अच्छा, अगर कोई हर कोई देता है तो किसके साथ ये देता है, कब देता है? आपने तो कुछ बताया ही नहीं, आपने तो डायरेक्ट आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बता दिया, है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में वही सारी डिटेल्स अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब आप लोगों के रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, मिलकर क्या करता है, आप लोगों का हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करता है, या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट किन सिचुएशंस में होता है ना। अच्छा, तो अब ऐसे केस में अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे कार्य। तो देखो एक्चुअली ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस हैं ये स्पेशली आप लोगों के अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए होती है। ठीक है, स्पेशली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए होती है। अच्छा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अदर कंपाउंड भी हैं
ठीक है, ऐसे कुछ कुछ अदर कंपाउंड भी हैं जो आप लोगों को हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, बराबर। अच्छा, अब वो कंपाउंड कौन से हैं और क्या सारे के सारे दुनिया के सारे एल्डिहाइड्स आप लोगों के, देखो बैकग्राउंड में ना कुछ बहुत ही ज़्यादा शैतानी बच्चे हैं इस लाइन में, उनकी आवाज़ आ रही है। शाम को जैसे ही 5 साढ़े 5 बजते हैं चक 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 उनकी शुरू हो जाती है। खैर, ये उन्हीं की आवाज़ें हैं, मैं भी उसमें डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, बट खैर इग्नोर करते हैं अपन उसको। तो क्या सारे के सारे एल्डिहाइड्स या क्या सारे के सारे मेरे कीटोन्स इस पर्टिकुलर हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करते हैं क्या? नहीं, सारे के सारे एल्डिहाइड्स या सारे के सारे कीटोन्स इस हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो नहीं करते। तो ऐसे केस में हमको कैसे पता चलेगा कि मैम कौन से ऐसे सबस्ट्रेट्स हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करते हैं? तो देखो, हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये कि अगर आपके पास कोई एक अल्डिहाइड है या फिर अगर आपके पास एक कोई कीटोन है तो उसकी अल्फ़ा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले जो डाउट या फिर जो क्वेश्चन अराइज होता है कि हु शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, कौन से ऐसे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट हैं जो आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करते हैं। तो ऐसे केस में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ऐसे आपके अल्डिहाइड या फिर आपके पास ऐसे कीटोन जिनकी अल्फ़ा पोजीशन की अगर आप बात करें और अगर उनकी अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो यस वो लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। यस, वो लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इस टॉपिक पे अगर बातचीत करें तो देख लेते हैं यार कौन कौन हम लोगों के हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करने वाला है। ठीक है, चलो, जैसे मान लेते हैं अगर मैं अल्डिहाइड्स की बात करूं तो आप लोगों की जितनी भी आपकी अल्डिहाइड की दुनिया है, ठीक है, जितनी भी आप लोगों की अल्डिहाइड की दुनिया है उन सारी दुनिया में से 99% केसेस में, बस कोई एक आधी एक्सेप्शन ना हो, जनरली आपकी जितनी भी दुनिया है उस पूरी दुनिया में आप लोगों का ये वाला अल्डिहाइड इकलौता ऐसा अल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। क्योंकि देखो, C डबल बॉन्ड O के आजू और बाजू इस पोजीशन को हम अल्फ़ा पोजीशन कहते हैं। तो ये मेरी अल्फ़ा पोजीशन है, इन दोनों अल्फ़ा पोजीशंस पे दोनों जगह CH3 हो ये हमको नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम एक जगह CH3 हो ये हमको चाहिए हेलोफॉर्म रिएक्शन में। एंड क्योंकि यहाँ पे आपको CH3 दिख रहा है सो देयरफॉर ये पर्टिकुलर अल्डिहाइड आप लोगों का क्या करेगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगी। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर हम कोई दूसरे अल्डिहाइड्स का कॉम्बिनेशन ले लें जैसे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, तो ये वाला जो आपका अल्डिहाइड है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, कार्बन C डबल बॉन्ड O के जो बाजू की पोजीशन है ये आप लोगों की अल्फ़ा पोजीशन है ना, इसके बाजू में एक और कार्बन है ये आप लोगों की अल्फ़ा पोजीशन है। डन। अच्छा, अब यहाँ पर जो राइट साइड की अल्फ़ा पोजीशन है वहाँ पर आप लोगों के पास H है और जो लेफ्ट साइड की अल्फ़ा पोजीशन है वहाँ पे आप लोगों के पास CH2 है। हमें एग्जैक्टली CH3 चाहिए, हमें CH2 CH या फिर C, इससे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, इससे हमारा काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपकी अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है, तो एक्चुअली में वहाँ पर अगर CH3 ग्रुप है तो ही हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, अदरवाइज वहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो अगर तुम अभी कोई भी एक अल्डिहाइड ले लो, क्योंकि देखो अल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होगा ये तो कंपलसरी है ना, एक साइड तो हाइड्रोजन ने फिक्स कर दी, और अगर मैं इस कार्बन के अलावा कोई अदर कार्बन अटैच करती हूँ तो वो जो अदर कार्बन्स हैं वो कभी भी CH3 नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ CH2 हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे केस में हेलोफॉर्म रिएक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ ये इकलौता अल्डिहाइड देता है, और इस पर्टिकुलर अल्डिहाइड को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इथेनॉल। ठीक है,
कई बार पूछा जाता है कि ऑल एल्डिहाइड्स गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं, सारे एल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। ये हम लोगों का इकलौता पर्टिकुलर कंपाउंड है एल्डिहाइड्स की केस में जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। डन, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मूव करते हैं। बात आती है कीटोन्स को लेकर। क्या हमारे सारे के सारे कीटोन्स हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं क्या? तो देखो कंडीशन एक ही है कि अल्फा पोजीशन पे आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो कीटोन होते क्या हैं? कीटोन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके दोनों तरफ आप कार्बन की चेन लगा सकते हो। ठीक है, कीटोन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके दोनों तरफ आप कार्बन की चेन लगा सकते हो। लेट्स से मैंने एक तरफ लगा दिया CH3 और लेट्स से मैंने दूसरे तरफ भी लगा दिया CH3, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ CH3 है और ये दोनों की दोनों ही मेरी अल्फा पोजीशन है, तो देयरफॉर यस दे विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके पास कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH3, और अगर कोई तुमसे ये पूछे क्या ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करके दे सकती है क्या, तो नो, ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ आप लोगों की हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करके नहीं दे सकती, क्योंकि ये आपकी अल्फ़ा पोजीशन है और ये आपकी अल्फ़ा पोजीशन है, और इन पर्टिकुलर अल्फ़ा पोजीशन पे आप लोगों का क्या लगा हुआ है, आप लोगों का CH2 ग्रुप लगा हुआ है। देयरफॉर दे कैन नॉट शो यू द हैलोफॉर्म रिएक्शन, है ना। तो एक्चुअली में कीटोन्स में वही लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं जिनके पास क्या होता है, एक तरफ उनका एक साइड हमें हमेशा CH3 होता है और दूसरे साइड में कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है। वही लोग हमेशा हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे ऑलवेज, क्योंकि उनके एक तरफ हमेशा क्या है, उनके एक तरफ हमेशा कार्बन की चेन है और उनके दूसरे तरफ हमेशा CH3 फिक्स्ड है। तो इस फिक्स्ड CH3 की वजह से आप लोगों को एक पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। तो जनरली हैलोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, वो अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स, इसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ठीक है, अगर कोई स्पीशीज़ अल्डिहाइड है या अगर कोई स्पीशीज़ आपकी कीटोन है, तो उनके अल्फा पोजीशन पे CH3 ग्रुप के होने की वजह से वहाँ पर यस दे विल शो यू द पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। बट एक्चुअली में आप लोगों के पास ऐसे कुछ हाइड्रोक्साइल कंपाउंड्स हैं। कौन से कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ, आप लोगों के पास ऐसे कुछ अल्कोहलिक कंपाउंड्स हैं जिनमें ना तो अल्डिहाइड है ना तो उनके पास कीटोन है, बट यट दे शो पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। फिर भी वो क्या देते हैं, पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अच्छा कैसे, देखो मान के चलो आपके पास एक CH3 CH और यहाँ पे OH है और यहाँ पे है आप लोगों के पास चेन। अब यहाँ पे ये जो चेन है, इस चेन में कितने कार्बन हो सकते हैं आपकी मर्जी। आप इस चेन में एक हाइड्रोजन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर चेन में आप कितने भी कार्बन ले सकते हो, ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कितने भी आप कार्बन ले सकते हो। अब आप ये देखो कि क्योंकि यहाँ पे OH अटैच है, तो OH के अटैच होने की वजह से ये हो गया आपकी पोजीशन, और OH के बाजू वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन कहलाएगी आपकी अल्फा पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप से जो पोजीशंस डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं, है ना, उनको हम अल्फा कहते हैं। तो ऐसा मत करना मूर्ख समान कि इसको अल्फा कहने बैठ गए हो। अब क्योंकि यहाँ पे CH3 है, तो इसके CH3 होने की वजह से यस इस टाइप के कंपाउंड्स भी आपके क्या देंगे, पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट आपको देंगे, ठीक है, ये आपको पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे। इसके अलावा एक चौथी कैटेगरी भी होती है कंपाउंड्स की जो पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। कैसे, देखो मान लेते हैं अगर OH के बदले, अगर मान के चलते हैं OH के बदले मैं वहाँ पे कोई हैलोजन लगा दूँ, ठीक है, OH के बदले मैं वहाँ पे अगर कोई हैलोजन लगा दूँ और उस हैलोजन से अगेन वही एक कार्बन की चेन हो सकती है, या फिर वहाँ पर
कोई हाइड्रोजन हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स भी आप लोगों को पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट शो करके देती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड्स में मिलेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स में मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ कैटेगरीज आप लोगों के अल्कोहल की, कुछ कैटेगरीज आप लोगों के अल्डिहाइड्स की, अल्काइल हैलाइड्स की, ये भी पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देती हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास कुछ इस प्रकार का अल्काइल हैलाइड होता कि कार्बन पे एक एक्स ना लटकते हुए वहाँ पे दो दो हैलोजन लटक रहे होते, एंड अगेन वहाँ पे कोई कार्बन की चेन या फिर हो सकता है वहाँ पर कोई आप लोगों का हाइड्रोजन हो, तो यस ये भी पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देती हैं। ये भी पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। क्यों मैम ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट क्यों देते हैं, रीज़न क्या है इनके पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देने का? तो देखो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि हेलोफॉर्म टेस्ट में पता है क्या होता है, हम लोग NaOH का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन हेलोफॉर्म टेस्ट बेसिकली जो आप लोगों के पास हेलोफॉर्म टेस्ट होता है इसमें हम लोग यूज़ करते हैं NaOH। डन। और जब आप इस NaOH को यूज़ करते हो तो आपके पास जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, इन केस नंबर डी आप लोगों के पास जो केस नंबर डी है उसका जो X है वो रिप्लेस हो जाता है OH से, राइट। उसका जो X है वो रिप्लेस हो जाता है OH से। हम लोग जानते हैं ना अल्काइल हैलाइड वाला हमने चैप्टर पढ़ा है, अगर आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH डालते हो तो हेलोजन रिप्लेस हो जाता है OH से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो वैसे अगर X रिप्लेस हो गया OH से तो तुम्हें नहीं लगता कि देन इट विल बिकम केस नंबर C, है ना, वो एक केस नंबर C बन जाएगा। और केस नंबर C जैसे ही वो बनेगा तुरंत वो क्या देने वाला है, आप लोगों का एक पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट आप लोगों को शो करेगा, राइट। वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। इसीलिए ये वाला कंपाउंड भी पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, एंड वो सारे कंपाउंड्स पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे जिसमें आप उस ग्रुप को हटाकर उसकी जगह क्या ला सकते हो, OH ला सकते हो। क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, पहले से NaOH रहने ही वाला है। हेलोफॉर्म टेस्ट में NaOH पहले से रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले उसके लिए स्पेशली NaOH डाल रही हूँ और फिर बाद में कोई अदर रिएजेंट्स डालूंगी, ऐसा नहीं है। उसमें पहले से NaOH तो मुझे यूज़ करना ही है। हेलोफॉर्म टेस्ट को हम लोग NaOH के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, तो NaOH तो यूज़ होगा ही होगा। और उस NaOH के यूज़ होने की वजह से क्योंकि X OH से रिप्लेस हो सकता है, सो देयरफॉर ये कैटेगरी भी आप लोगों की क्या देने वाली है, यहाँ पे आप लोगों को एक पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देने वाली है। सो टोटल हमारे पास कितनी कैटेगरीज हो गई, 2 कैटेगरीज हो गई जो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देती हैं। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक 5वीं कैटेगरी के बारे में बात करती हूँ जो कि पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देती है। कौन है वो 5वीं कैटेगरी? मान लेते हैं आपके पास कोई कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O और इस तरफ है कोई ग्रुप, यहाँ पे है कोई एक ग्रुप। अब तुम सोचोगे मैम अल्डिहाइड है कि कीटोन है? अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में तो यार मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्टार्टिंग के 2 केसेस में। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन के अलावा मैं अदर ग्रुप्स के बारे में आपसे पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ग्रुप के नाम पर आप लोगों के पास यहाँ पर NH2 हो सकता है यानी कि अमाइड, यहाँ पे आप लोगों के पास O C डबल बॉन्ड O CH3 हो सकता है यानी कि ईस्टर्स, यहाँ पे आप लोगों के पास OCH3 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास OH हो सकता है, यहाँ पे आप लोगों के पास हेलोजन हो सकता है ना। इस टाइप के ग्रुप्स अगर होते हैं और आप इस पर्टिकुलर CH3 को अगर आप यहाँ पे फिक्स कर दो तो इस CH3 के फिक्स हो जाने की वजह से ये पर्टिकुलर रिएक्शन भी आपको एक पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट शो करके देगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O के जो बाजू में रहता है इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम अल्फा पोजीशन कहते हैं, और क्योंकि इस पर्टिकुलर अल्फा पोजीशन पे मेरे पास CH3 है, सो देयरफॉर ये पर्टिकुलर रिएक्शन भी मेरा क्या करेगी, हेलोफॉर्म टेस्ट देगी। तो कई बार पता है क्या, बहुत ही छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं आप लोगों के पास कि बताइए गिवन चीज़ों में से आप लोगों का जो है
कौन पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आपको अगर ये ही नहीं पता होता है कि हेलोफॉर्म टेस्ट देता कौन है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे दिमाग में एक ही चीज़ घूमती रहती है कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए टेस्ट होता है, हमें लगता है कि बाकी किसी और के लिए तो ये टेस्ट कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो नहीं, बाकी ग्रुप्स के लिए भी ये टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, ये बाकी लोगों के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है। किन किन केसेस के लिए ये टेस्ट पॉजिटिव होगा उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में भी जाएंगे, इसके सबस्ट्रेट, इसके रिएजेंट, उसके बारे में भी जाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओके, तो अभी जो आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है, इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम जब करते हैं इस रिएक्शन को परफॉर्म, तो बहुत सारे सबस्ट्रेट आपके पास होते हैं। उन सबस्ट्रेट्स की आप अल्फ़ा पोजीशन को चेक करते हो। आपको उस सबस्ट्रेट के बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है कि बाकी जगह क्या है, बाकी जगह क्या नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी अल्फ़ा पोजीशन चेक करते हो। तो आपको अगर मान लेते हैं पेपर में क्वेश्चन आता है तो दो कैटेगरी के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन हेलोफॉर्म टेस्ट को दे रहा है। दूसरा, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए आ सकता है कि बताइए इसमें ये डाला तो ये बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट की तो देखो मैं आपको लिस्ट ऊपर ऑलरेडी बनाकर दे चुकी हूँ। इतने सारे लोग पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सबस्ट्रेट क्या है, तो यहाँ पे हम उसको जवाब देंगे ऑल अबोव। ऊपर में आपको जितने भी दिए हुए हैं वो सारे के सारे लोग पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट को शो करेंगे। अब बात आती है रिएजेंट की कि आखिर हमारे क्वेश्चन में ऐसा कौन सा रिएजेंट लिखा होगा जिसके लिखे जाने की वजह से हम पहचानेंगे कि अरे देख यार, तू तो एक हेलोफॉर्म टेस्ट देने वाला रिएजेंट है या हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करने वाला रिएजेंट है। तो यहाँ पे जैसा कि नाम है हेलोफॉर्म, यानी कि ऑब्वियस है कि यहाँ पे आप हेलोजन का इस्तेमाल कर रहे होगे, है ना। तो X2 का तो होना अनिवार्य है। प्लस इसके साथ में अगर आपको बेस यानी कि NaOH के दर्शन हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप लोगों को इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन को परफॉर्म करना है। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शंस में किस तरीके से प्रोडक्ट लिखते हैं, पूरे मैकेनिज्म के बारे में प्रोडक्ट लिखेंगे क्या, या प्रोडक्ट लिखने की कोई डायरेक्ट ट्रिक भी है। जैसे कई बार मैंने आपको प्रोडक्ट लिखने की डायरेक्ट ट्रिक्स बताई है ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्या प्रोडक्ट लिखने की कोई डायरेक्ट ट्रिक है, उस प्रोडक्ट लिखने की डायरेक्ट ट्रिक के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन में। ठीक है, अच्छा देखो अभी यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे बनता क्या है, मतलब इस रिएक्शन में हम लोगों का प्रोडक्ट क्या है। तो जैसा कि इसका नाम है, ऑब्वियस है कि इस रिएक्शन में हेलोफॉर्म बन रहा होगा, राइट। इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, हेलोफॉर्म प्रोड्यूस हो रहा होगा। यानी कि इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होगा CH3 या फिर CHBr3 या फिर CHCl3, इन्हें हम लोग हेलोफॉर्म कहते हैं। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के अलावा बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। टोटल इस रिएक्शन में 3 बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में टोटल कितने बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके 3। पहला बाई प्रोडक्ट जो यहाँ पे आप लोगों को बनकर मिलता है वो होता है सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड का सॉल्ट। अब तुम ये सोचोगे कि मैम यहाँ तो हमने एसिड का प्रयोग ही नहीं किया, ये एसिड कहाँ से पैदा हो गया भाई। तो देखो हुआ तो है, बना तो है, कैसे बना है कैसे नहीं बना है वो हम अपनी पूरी मैकेनिज्म पूरी स्टेप इसमें देखेंगे कि कैसे बना, कहाँ से टपका, कैसे पैदा हुआ, वो सारी चीज़। अच्छा चलो ठीक है, एसिड का सॉल्ट एक बाई प्रोडक्ट हुआ इस रिएक्शन का। बट एसिड के सॉल्ट के अलावा क्या यहाँ पे और भी कोई पर्टिकुलर बाई प्रोडक्ट बनता है क्या? तो यस, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सॉल्ट ऑफ एसिड के अलावा एक बाई प्रोडक्ट बनता है H2O और तीसरा बाई प्रोडक्ट बनता है NaX। मतलब अगर आप लोगों ने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लोरीन यूज़ किया होगा तो NaCl, ब्रोमीन यूज़ किया होगा तो Br, आयोडीन यूज़ किया होगा तो I। ठीक है,
तो X की जगह आप लोगों का कुछ भी इनमें से हो सकता है। तो ये इस रिएक्शन के सबस्ट्रेट थे, ये इस रिएक्शन के रिएजेंट थे, प्रोडक्ट थे और बाई प्रोडक्ट थे। आपको रिएजेंट की मदद से पहचानना होगा और सबस्ट्रेट में वहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या कहते हैं, मैंने ऊपर जो आप लोगों को लिस्ट बना कर दी उनमें से कोई अगर दिख रहा है तो उनमें से किसी एक का आप लोगों को उसका रिएक्शन H2NaOH के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी है और इसके अकॉर्डिंग फिर आगे रिएक्शन को प्रोसीड करना है। डन। अच्छा, अब मैं तुम्हें रिएक्शन को पूरा मैकेनिज्म समझाने से पहले इस क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक पे आ जाती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या आती हूँ, डायरेक्ट ट्रिक पे आ जाती हूँ कि देखते बराबर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप प्रोडक्ट कैसे लिखें। ठीक है, नो डाउट मैकेनिज्म एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, बट पेपर में आप पूरी की पूरी मैकेनिज्म के साथ तो अपना आंसर अटेम्प्ट करने नहीं बैठेंगे ना, आपको ट्रिक भी पता होनी चाहिए। ठीक है, इन जनरल हम लोग इकलौता हमारा अल्डिहाइड जो रिएक्शन देता है उस अल्डिहाइड को हमने चूज़ किया। हमारा अल्डिहाइड जो रिएक्शन देता है वो कौन सा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। इस पर्टिकुलर अल्डिहाइड में मैंने मेरी पसंद का यहाँ पे Br2 डाला और मैंने NaOH डाला। Br2 और NaOH के कॉम्बिनेशन को देखते बराबर मेरे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि अच्छा हाँ यार, ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने की उम्मीद दिखा रहा है। बस ये चेक कर लेती हूँ कि क्या यहाँ पे CH3 ग्रुप है क्या जो इस हेलोफॉर्म रिएक्शन को करवाएगा। तो हमने देखा कि अरे हाँ यार, यहाँ पे तो CH3 ग्रुप है, तो ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन करवा सकता है। ओके, आप एक काम करो, आपके पास टोटल कितने कार्बन है आप वो देखो। तो आपने देखा कि आपके पास जो सबस्ट्रेट है उसमें टोटल कार्बन्स की संख्या है 2। आप उसमें से एक कार्बन को चूज करो। ठीक है, क्यों चूज कर रहे हैं वो पूरा बातचीत मैकेनिज्म में आएगी, मैकेनिज्म में कवर होगी, बट आप एक कार्बन को चूज करो और उससे हेलोफॉर्म बना डालो। हेलोफॉर्म क्या होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एंड 3 हेलोजेंस होते हैं, उसको हम हेलोफॉर्म कहते हैं। मैंने 2 कार्बन में से एक कार्बन को यूज़ किया और उससे मैंने मेरा हेलोफॉर्म बना डाला। बराबर, इस क्वेश्चन में ये फिक्स है कि H2O तो बनेगा ही बनेगा। इस क्वेश्चन में ये फिक्स है कि NaX तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि NaBr तो बनेगा ही बनेगा। प्लस इस क्वेश्चन में अब जो टोटल आपके पास 2 कार्बन थे, है ना, जो आपके पास टोटल 2 कार्बन थे, उन 2 कार्बन में से आप एक कार्बन यूज़ कर चुके हो। आपके पास कितने कार्बन बने बचे, हमारे पास तो मैडम एक ही कार्बन बचा, तो आप उस एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिएट करिए। तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, वो होता है HCOOH। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है। लेकिन हमें एसिड नहीं चाहिए, हमें उस एसिड का सॉल्ट चाहिए। तो हम इस आखिरी वाले H को हटाएंगे जो O के साथ है और उसके बदले में यहाँ Na लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे Na है। खत्म हो गई कहानी। चाहो तो यहाँ निगेटिव और चाहो तो यहाँ पॉजिटिव, इस चीज़ को आप लिख सकते हो, है ना। तो बस यही इसको अटेम्प्ट करने का इसके डायरेक्ट तरीका है। तो बस एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हारी प्रैक्टिस में लेती जाती हूँ ताकि इस क्वेश्चंस को डायरेक्टली किस तरीके से अप्रोच करते हैं ये आपको पता चले। फॉर एग्जांपल आपको दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। इसके तो मैडम दोनों तरफ में CH3 है, तो क्या दोनों तरफ से रिएक्शन होगी क्या, बताइए आप। क्या दोनों तरफ से हम लोगों को रिएक्शन करवानी है? नहीं, आपको दोनों तरफ से रिएक्शन नहीं करवानी है, आपको एक ही तरफ से रिएक्शन करानी है जहाँ पे आपका मन करे। तो आप ये देखिए, टोटल यहाँ पे 3 कार्बन है, हमें उसमें से सिर्फ एक कार्बन चूज़ करना है। तो अगर आपने सिर्फ एक कार्बन चूज़ किया, उसका आप हेलोफॉर्म बना डालो। तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन। 3 क्लोरीन क्यों? क्योंकि यहाँ पे Cl2 का इस्तेमाल किया गया है ना। Br क्यों नहीं? क्योंकि हमने Cl2 का इस्तेमाल किया है। अच्छा ओके, ठीक है मैडम। प्लस बाई प्रोडक्ट तो देखो फिक्स रहेगा, एक H2O और एक बाई प्रोडक्ट होगा NaCl। अब बात आती है सॉल्ट की, है ना, बराबर हम लोगों की बात आती है सॉल्ट की। तो आपके पास टोटल कितने कार्बन्स थे, आप ये देखिए।
तो आपके पास टोटल कार्बन्स थे 3, उसमें से आपने एक को यूज़ कर लिया, बचे कितने 2, तो उन 2 कार्बन का सॉल्ट बनाना है, ख़त्म। 2 कार्बन वाले एसिड का सॉल्ट, तो 2 कार्बन वाला एसिड मतलब CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Na लगे तो O के ऊपर नेगेटिव और Na के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव डाल दो, बात खत्म हो जाती है, खत्म। अब ऐसे करते करते फटाफट अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं। जैसे कि CH3CH2OH, मैंने बताया था कि सिर्फ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आप लोगों के इस टेस्ट को परफॉर्म करते हो, ऐसा नहीं होता। क्या ये पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म करेगा क्या हेलोफॉर्म का? क्यों नहीं करेगा मैडम, बिल्कुल करेगा। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के बाजू वाले को अल्फा कहते हैं। डायरेक्टली उस कार्बन को अल्फा मत कह देना। अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? टोटल 2 कार्बन है, 2 कार्बन में से आप एक कार्बन को चूज कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर CHCl3 प्लस। अब आप लोगों के पास H2O, NaCl ये सब तो बनेगा ही बनेगा, मैं उसको नहीं लिख रही हूँ, है ना, मैं उसको नहीं लिख रही हूँ। आपके पास कितने कार्बन बचे? मेरे पास तो मैडम एक ही कार्बन बचा, 2 थे, एक को मैंने यूज़ कर लिया, तो उस बचे हुए एक कार्बन का सॉल्ट बना लो, HCOO नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, खत्म। अगर Na पॉजिटिव नहीं भी लिखना चाहते हो, सिर्फ HCOO नेगेटिव भी लिख देते हो, तो भी आपकी गाड़ी चलेगी, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आप लोगों को ये चीज़ दी हुई है, अब किसी ने तुमसे पूछा क्या ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगी क्या? तो आप ये देखिए कि पहले यहाँ पे अल्फा पोजीशन का है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के बाजू वालों को अल्फा कहते हैं। सो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर अल्फा। इस अल्फा पे आपको कार्बन तो दिख रहा है, बट ये CH3 नहीं है, ये CH2 है। CH3 तो ये है। अब क्योंकि इसके एक तरफ CH3 है तो देयरफॉर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो आप एक कार्बन को ले लो, आपका एक कार्बन, उस एक कार्बन से आप बना डालो CHCl3। अब आपके पास बचे कितने कार्बन? आपके पास बचे 3 कार्बन। उन 3 कार्बन से आप क्या कर लीजिए, फटाफट एसिड बना लीजिए, मतलब एसिड का सॉल्ट बना लीजिए। तो 3 कार्बन के एसिड का सॉल्ट क्या हो जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हो जाएगा, है ना। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बस खत्म। ई वाले पार्ट में जाते हैं। आपको एक तरफ बेंजीन रिंग दी है, दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड O है और इधर CH3 है। ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये वाली अल्फा पोजीशन है। लेफ्ट साइड की अल्फा पोजीशन तो देखो कोई काम की नहीं है, ठीक है, एकदम फालतू है। राइट साइड की अल्फा पोजीशन पे आपके पास CH3 है, उस वाले CH3 को यूज़ किया, उसका हेलोफॉर्म बना डाला, यानी कि CHBr3। कितने कार्बन बचे? अब ये वाली हरकत मत करना कि बेंजीन के 6 कार्बन और ये वाला कार्बन मिला के मैडम टोटल हो गए 7 कार्बन, तो हेप्टेनोइक एसिड बनाकर आ रहे हैं, ये वाली हरकत मत करना। आपको इस पर्टिकुलर चीज़ का, इस बची हुई चीज़ का आपको एसिड क्रिएट करना है। तो इस बची हुई चीज़ का एसिड कैसे क्रिएट होगा? बेंजीन रिंग वैसी की वैसी रहेगी, फिर C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, F वाले पार्ट में आते हैं। इस तरीके से आपको कंपाउंड दिया, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, इसमें आपने डाल दिया NaOH ऑब्लिक Br2। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो क्या ये हेलोफॉर्म देगा? बिल्कुल देगा, इस टाइप के कंपाउंड्स देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसके बाजू में ये भी आपका अल्फा है, ये भी आपका अल्फा है, और दोनों ही अल्फा पे क्या मौजूद है? आपके वो CH3 वाले ग्रुप मौजूद है। तो दोनों में से कोई एक आपका हेलोफॉर्म बना लेगा। तो एक कार्बन से आपने हेलोफॉर्म बनाया CHBr3, ठीक है। आप लोगों का जो बचा हुआ कार्बन है, कितने कार्बन बच गए? 2 कार्बन बच गए। इन बचे हुए 2 कार्बन का आपको क्या बनाना है? सॉल्ट बनाना है। इन बचे हुए 2 कार्बन का आपको क्या बनाना है? सॉल्ट। तो 2 कार्बन वाला सॉल्ट कैसा दिखेगा? CH3
COO नेगेटिव। ख़त्म हो गई हमारी ये कहानी। ठीक है, सिंपल था, हो गया पूरा काम डन। अच्छा, जी पार्ट में आ जाते हैं। जैसे इधर बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O है, और इधर भी आप लोगों के पास बेंजीन रिंग है। ओके, यहाँ पे आपने डाल दिया NaOH/I2। क्या ये पर्टिकुलर चीज़ हेलोफॉर्म रिएक्शन देगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाली पोजीशन आपकी अल्फ़ा है और ये वाली पोजीशन अल्फ़ा है, और दोनों ही अल्फ़ा पोजीशन पे क्योंकि CH3 मौजूद नहीं है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर आएगा नो रिएक्शन। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर क्या आएगा? नो रिएक्शन। ऐसे में मान के चलिए हम आते हैं H वाले सब पार्ट में। H वाले सब पार्ट में आपको दिया है, एक मिनट, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यही सेम चीज़ है। क्या ये पर्टिकुलर कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्या? ठीक है, क्या ये पर्टिकुलर कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्या? तो जैसा कि मैंने बताया था, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। तो बेसिक मीडियम में क्योंकि ये रिएक्शन होती है, वहाँ पे पहले से NaOH होता है, हम नहीं डालते NaOH। ठीक है, हम नहीं डालते NaOH, वहाँ पहले से NaOH होता है। वो NaOH इस Cl को रिप्लेस कर देगा, राइट, और ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट है, अगर आप प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, एक मिनट, हाँ, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? ये जो Cl है, ये NaOH उस Cl को हटाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट बनेगा CH3CO नेगेटिव प्लस आप लोगों का NaCl, ये बन जाएगा। मैंने बताया था ना, कुछ लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, उनकी लिस्ट मैंने आखिरी में सबसे देखो बनाकर दी थी, राइट। तो उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन अभी आपको लिखवा कर दे रही हूँ। बट इन लोगों की रिएक्शन वैसे नहीं होगी कि एक कार्बन का आपने हेलोफॉर्म बना लिया और बाकी का जो है उस बाकी वाले को आपने एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया, वैसे नहीं होगी इसकी रिएक्शन। ठीक है, इसकी रिएक्शन इसलिए ध्यान से देखो कि किस तरीके से हो रही है। मान के चलते हैं आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें आपने हेलोफॉर्म के रिएजेंट्स को डाला। क्या होगा? इसमें से आपका जो ये OH वाला पार्ट है ये बाहर जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है उस बचे हुए पार्ट का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, उस बचे हुए पार्ट का सॉल्ट बन जाएगा। OH बाहर जाके किस फॉर्म में निकलेगा? H2O इस फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो तुम ये देखो कि ऊपर में असाइल क्लोराइड और नीचे में कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों की रिएक्शंस देखो किस तरीके से डिफरेंट है। अभी तक कैसा हो रहा था? ठीक है, आप लोगों का कि अभी आप हमेशा क्या करते आ रहे थे, फटाफट एक कार्बन से हेलोफॉर्म बना लिया और दूसरे कार्बन का बचे हुए कार्बन्स का सॉल्ट क्रिएट कर लिया। बट ये आप लोगों का अलग है। जैसे कि मान के चलते हैं आपके पास ईस्टर्स है, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और आपने उसमें हेलोफॉर्म के रिएजेंट्स को ऐड किया। ठीक है, आपने इसमें क्या किया? हेलोफॉर्म के रिएजेंट्स को ऐड किया। तो इसमें क्या होगा? ये जो पीछे का पार्ट है OC2H5, ये OC2H5 आपका चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ C2H5OH, और जो बचा हुआ पार्ट है उसका निगेटिव बन जाएगा, यानी कि CH3CO नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से ये कहानी होगी। अब क्योंकि C2H5OH इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बना है, अगर मैं इस C2H5OH को थोड़ा सा रीड्रॉ करूं तो तुम्हें पता चलेगा कि C2H5OH होता है CH3CH2OH, एंड दिस इज योर अल्फा पोजिशन। एंड अगर ये एक अल्फा पोजिशन है तो ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। अगर ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा तो इसके फर्दर रिएक्ट करने की वजह से आपको मिलेगा CHI3 प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा एक कार्बन का एसिड, यानी कि HCOO नेगेटिव वाला सॉल्ट। ठीक है, तो अगर आप ईस्टर्स का प्रयोग करते हो तो ईस्टर्स किस तरीके से अलग है आप लोगों के रिएक्शन में, ये आपको पता होना चाहिए।
अगर मान लेते हैं हम किसी अमाइड को ले आते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ आप लोगों की हेलोफॉर्म रिएक्शन करेगी क्या? तो देखो अभी तक हम लोगों ने, है ना, आप लोगों के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स थे इन सारों को हेलोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक्चुअली में एसिटामाइड ये आप लोगों की रिएक्शन नहीं देता है। मतलब अगर एसिटामाइड है आप लोगों के पास, ठीक है, अगर आप लोगों के पास एसिटामाइड है, ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये आप लोगों का हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने NH2 को भी लिखा था, कहाँ गई यार वो लिस्ट हम लोगों की? हाँ, इस लिस्ट में जो आपका ये पहला नाम था NH2, इसको आप ऐसे काट दो। इस NH2 होने की वजह से आप लोगों का हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, बराबर, ये आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी नहीं दे सकते, क्योंकि काफ़ी एसिडिटी बेसिसिटी वाले कंसेप्ट से या आपस में को रिलेटेड रहता है। सिर्फ ये कंडीशन नहीं होती है कि आपका CH3 दिख रहा है तो उठा के उसको हेलोफॉर्म कर दो। मैंने कहा था 99% केसेस में हेलोफॉर्म टेस्ट दी जाएगी, शो करी जाएगी, बट कुछ ऐसी स्पेशल जगहें होंगी जहाँ पे हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। तो ये उन्हीं स्पेशल जगहों में से एक है जहाँ पे हेलोफॉर्म टेस्ट आपका परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, एल पार्ट में आते हैं। एल पार्ट में मान लेते हैं आपने लिख लिया है कोई इस टाइप का कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O, बीच में है CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अगर आप देखें तो ये कंपाउंड को इस तरीके से हम काट सकते हैं, और जब आप इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन का जब आप यहाँ पे रिएजेंट डालेंगे तो आप लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना है कि वैसे तो मैंने बताया है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शंस करवाने के लिए CH3 होना अनिवार्य है, इन रिएक्शंस को करवाने के लिए CH3 का होना अनिवार्य है। बट अगर कल को आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड O है और बीच में ये CH2 जैसी कोई स्पीशीज़ अटकी पड़ी हुई है, तो ये CH2 जैसी स्पीशीज़ जो है ये इन दोनों डबल बॉन्ड O की वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगी। ये कैसा बिहेवियर शो करेगी? ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगी। और अगर ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रही है और मान लेते हैं आपने रिएजेंट के तौर पे Cl2/NaOH को लिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये होगा कि उसके एसिडिक बिहेवियर शो करने की वजह से उसके जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाएंगे हेलोजन से, इस प्रकार से। और जब वो एक बार हेलोजन से रिप्लेस हो गए तो जैसे ही वो हेलोजन से रिप्लेस होंगे तुरंत क्या होगा, वहाँ पे आपका जो हीरो है OH NaOH वो अटैक करेगा कि मैं आ गया करके, ठीक है, अरे बढ़िया है। अब वो आ गया, अब वो जैसे ही वहाँ पर आपका OH निगेटिव पहुँचेगा, उस OH निगेटिव को क्या दिखेगा, आप लोगों का ये कार्बन दो हेलोजन्स के साथ लटकता हुआ नज़र आएगा। वो क्या बोलेगा, इसमें का एक कार्बन मैं यूज़ कर लेता हूँ अपना क्या बनाने के लिए, हेलोफॉर्म बनाने के लिए। तो इससे रिएक्शन हो जाएगी CHCl3, और जो ये दो बचे हुए पार्ट हैं, ये दो बचे हुए पार्ट अपना क्या तैयार कर लेंगे, इस तरीके का कुछ सॉल्ट वगैरह जैसी कोई स्पीशीज़ तैयार कर लेंगे। आपको पूरी रिएक्शन किस तरीके से रीअरेंज होती है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट किस तरीके से आगे बढ़ना है अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोगों को इस तरीके से दो डबल बॉन्ड O के बीच में कुछ कार्बन CH2 टाइप का फंसा हुआ दिख जाता है तो उस फंसे हुए कार्बन को कैसे वहाँ से मुक्ति दिलाएं, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस में किस तरीके से हेलोफॉर्म रिएक्शन को परफॉर्म करना है ये सिखा दिया गया है। अब बात आती है मैकेनिज्म की, ठीक है, कि मैकेनिज्म वाइज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कैसे करेंगे।
बट उस मैकेनिज्म में घुसने से पहले एक आखिरी चीज़ कर लेते हैं और आखिरी दो चीज़ें करते हैं, फिर मैकेनिज्म में जाएंगे। जैसे CH2Cl है, फिर C+OH है, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है यार कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगी, क्योंकि इसमें आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग इस अल्फा पोजीशन पे CH3 नहीं है, राइट। बट अगर यहाँ पे एक क्लोरीन लटका दिया है आपने, या फिर आपने कोई फ्लोरीन लटका दिया है, ब्रोमीन आयोडीन नहीं, क्लोरीन, तो उस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से अगर आप 2 भी लटकाते हो तो भी चलेगा, अगर आप 3 भी लटकाते हो, मतलब आपने सारे हाइड्रोजन के बदले तीनों के तीनों क्लोरीन लटका दिए तो भी चलेगा। और फिर अगर आप इन दोनों की हेलोफॉर्म टेस्ट करवाते हो तो हमें लगता है क्योंकि यहाँ पे CH3 नहीं है तो यहाँ पे हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं होगी, बट यहाँ पे हेलोफॉर्म टेस्ट होती है। वही लॉजिक, एक कार्बन को यूज़ करके आपने कन्वर्ट कर लिया आपने कन्वर्ट कर लिया CHCl3 में, मैंने यहाँ पे Cl2/NaOH डाला, और जो बच गया है मेरा कार्बन, उस बचे हुए कार्बन से मैंने सॉल्ट बना लिया। तो 2 कार्बन बच गए, उनमें से सॉल्ट बना लिया तो बन जाएगा HCOO नेगेटिव। नीचे में अगेन एक कार्बन का हम लोगों ने CHCl3 बना लिया, दूसरे कार्बन का हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्ट बना दिया, खत्म। तो ये पूरी बातचीत थी कि कौन लोग आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे और कौन लोग आप लोगों की हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेंगे, और अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो होने वाली है, ठीक है। अच्छा, डन, ये हो गया हम लोगों का पार्ट। अच्छा, अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ कि आखिर हेलोफॉर्म रिएक्शन की भाई मैकेनिज्म क्या है। तो देखो, इसकी मैकेनिज्म तो बहुत ही प्यारी सी है, कुछ नहीं करना है, एक ही स्टेप को आपको टोटल 3 बार रिपीट करना है। तुम्हें दिख रहा है कि हम लोग बार बार हमारा फोकस CH3 की तरफ है, राइट। तो इसका मतलब वहाँ पे कार्बन के पास जो 3 हाइड्रोजन है, वो 3 हाइड्रोजन हमारा इंटरेस्ट वाले हैं, मतलब उन हाइड्रोजन्स में हमारा इंटरेस्ट है। तो उन तीनों हाइड्रोजन को हटाना है और I3, Br3 या Cl3 मुझको लगाना है। डन, यही सब मुझको करना है, बराबर, ओके। तो इसीलिए एक ही स्टेप को, ठीक है, एक ही स्टेप को हम लोग टोटल 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। एक ही स्टेप को हम लोग टोटल कितनी बार रिपीट करेंगे? 3 बार रिपीट करेंगे। लेकिन उस स्टेप को रिपीट करने से पहले, जैसे मैंने आपको लिस्ट बना के दी कि ये कुछ फलाना सबस्ट्रेट्स हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, जिनको देखकर ही आप पहचान सकते हो कि अच्छा ये वाली चीज़ तो एक हेलोफॉर्म रिएक्शन है। वैसे ही आप लोगों के पास कुछ रिएजेंट्स की भी लिस्ट है, जिन रिएजेंट्स को देखकर आप पहचान सकते हो कि अच्छा ये रिएजेंट एक हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि X2 प्लस NaOH इसका कॉम्बिनेशन हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है अगर एक प्रॉपर सबस्ट्रेट के साथ डाला गया तो। लेकिन यही X2 और यही NaOH अगर आपस में रिएक्ट कर लेना, अगर ये लोग आपस में रिएक्ट कर लें तो ये लोग रिएक्ट करके बनाते हैं NaOX, ये लोग बनाते हैं NaOX, यानी कि ये लोग बनाते हैं NaOI, ये लोग बनाते हैं NaOBr, ये लोग बनाते हैं NaOCl। तो ये NaOBr या ये NaOCl अगर आपको अपने एरो के ऊपर लिखा हुआ दिख गया तो आप समझ जाइए कि ये भी आप लोगों का क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने वाली स्पीशीज़ है, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगी। तीसरी चीज़, अगर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, अगर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है ब्लीचिंग पाउडर का, यानी कि CaOCl2 का, ठीक है, तो वो ब्लीचिंग पाउडर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने की एबिलिटी रखता है। हाँ, बाई प्रोडक्ट्स नो डाउट अलग बनेंगे, ऐसा नहीं है कि बाई प्रोडक्ट H2O ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि बाई प्रोडक्ट आप लोगों का NaX ही बनेगा, बाई प्रोडक्ट नो डाउट चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा,
यानी कि जो हेलोफॉर्म है वो हेलोफॉर्म हम लोगों का चेंज होने वाला नहीं है। मैं एक एक रिएक्शन इनकी भी लिख कर दिखाऊंगी ताकि तुमको बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मैं वो भी लिख कर दिखा दूंगी, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ यार ब्लीचिंग पाउडर भी हम लोगों का क्या करता है, ये इस रिएजेंट की लिस्ट में आता है और ये रिएक्शन हम लोगों को करके देगा, ठीक है। ये हम लोगों को रिएक्शन करके देगा। डन, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, अब आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान के चलो आप जब रिएक्शन करते हो, रिएक्शन करने के दौरान कहीं आपको दिख गया NaOI, तो NaOI के साथ जैसे मैं एक रिएक्शन चलो करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है CH3 CH2 CH, यहाँ लटक रहा है OH, यहाँ लटक रहा है CH3। ये वाली पोजीशन आपकी अल्फ़ा है, ये वाली पोजीशन भी आपकी अल्फ़ा है, ठीक है। इस अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 है, इसकी वजह से हेलोफॉर्म टेस्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है NaOI, तो इस रिएजेंट को देखते बराबर आपको समझना है कि हाँ करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग हेलोफॉर्म के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हेलोफॉर्म के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसे करेंगे कैसे, ये अटेम्प्ट कैसे होने वाला है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप एक कार्बन को यूज़ करके फटाफट हेलोफॉर्म बना लो। CH3 ये बन गया आपका एक हेलोफॉर्म। जितने कार्बन बच गए उन बचे हुए कार्बन का सॉल्ट बना लो, यानी कि CH3 CH2 CH, एक मिनट, 3 कार्बन का ना, हाँ, तो COO नेगेटिव, ये आप लोगों ने बना लिया सॉल्ट। ख़त्म हो गई कहानी, ठीक है, डन। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताती हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों की यहाँ पर ये है कि जैसे आप लोगों के पास 2 अल्कोहल्स है, एक आपके पास अल्कोहल है मिथेनॉल और दूसरा अल्कोहल आपके पास है इथेनॉल। अब ये जो मिथेनॉल और इथेनॉल, तुम मुझको बताओ क्या ये दोनों के दोनों हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे क्या? क्या ये दोनों के दोनों हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे क्या? अब देखो, घाई गड़बड़ी शुरू होती है यहीं से। हम देखते हैं कि अरे वाह इसके पास भी CH3, अरे वाह इसके पास भी CH3, और हमें लगता है कि हाँ ये दोनों हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। नो डाउट ये तो देगा ही देगा, बट ये वाली जो स्पीशीज़ है आपका हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? अरे भाई OH जिस कार्बन से कनेक्ट है ये आप लोगों का अल्फ़ा नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट अल्फ़ा, बल्कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कोई अल्फ़ा ही नहीं है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कोई अल्फ़ा ही नहीं है। तो देयरफॉर ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आप लोगों का हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला नहीं है। जल्दबाजी में हमसे ये गलती होती है कि हम लोग फटाफट मार्क कर देते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ हम लोगों का हेलोफॉर्म रिएक्शन देगी, बट रियलिटी में ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ हम लोगों का हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देती है, ठीक है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इसकी मैकेनिज़्म पे। इसके मैकेनिज़्म वाले पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका मैकेनिज़्म वाला पार्ट क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, कितनी बार बताई है और पता नहीं तुम कितनी बार भूलोगे, कोई भी निगेटिव स्पीशीज़ एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी बिहेव कर सकती है और कोई भी निगेटिव स्पीशीज़ एक बेस के जैसे भी बिहेव कर सकती है। प्लीज़ कीप इट इन माइंड, ठीक है, इस चीज़ को आप अपनी बुद्धि के अंदर स्टोर करके रखें। अगर उसको सबस्ट्रेट में एक एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए तो वो एक बेस बन जाती है, और अगर उसको सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन ना मिले तो वो एक नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल के जैसे क्या करती है, बिहेव करती है, ठीक है, वो क्या करती है, एक नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करती है, नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम NaOH का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो NaOH के पास OH निगेटिव है, बराबर, NaOH के पास OH निगेटिव है, तो वो OH निगेटिव सबस्ट्रेट में ढूंढेगा, ठीक है, वो OH निगेटिव सबस्ट्रेट में ढूंढेगा कि भाई ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या। अगर उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन निकला
तो वो किसके जैसे बिहेव करेगा, एज अ बेस। और बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है H को हटाना, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना, है ना, क्या करना, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। और जैसे ही वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा फिर वो अपनी आगे की प्रोसेस को रिपीट करेगा। बट इस पूरे एंटायर मैकेनिज्म का एक ही सारांश है जो कि मैं अभी तुमको बता रही हूँ। यहाँ पे OH निगेटिव है, ये पर्टिकुलर OH निगेटिव आप लोगों का क्या करने वाला है, ये पर्टिकुलर OH निगेटिव आप लोगों का एक एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये OH निगेटिव एक एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। चलो अब इसके मैकेनिज्म पार्ट में फटाफट मूव कर लेते हैं जल्दी से। देखो फिर मैकेनिज्म के बाद मुझे कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स बताने हैं, फिर उसके साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर ओवर करेंगे। पॉइंट्स देखो कुछ इस प्रकार से रहेंगे, बट उससे पहले मैकेनिज्म में आ जाओ। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, आप लोगों ने इन जनरल एक बेसिक अल्डिहाइड ले लिया जो कि आइडोफॉर्म या फिर मैं कहूँ हेलोफॉर्म टेस्ट शो करता है। आपने ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब देखो ये वाले जो तीनों के तीनों हाइड्रोजन हैं, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन आप लोगों के एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों ये आप लोगों के एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि इन लोगों के पास ये C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है। इससे कनेक्टेड होने की वजह से इसका इस पूरे एंटायर ग्रुप का जो -I इफेक्ट है, उस -I इफेक्ट की वजह से वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे NaOH डाला, नो डाउट NaOH के साथ I2 भी डलेगा, बट हम लोग पहले NaOH की बात कर रहे हैं। तो उस NaOH का जो OH निगेटिव है वो तलाश कर रहा है एक एसिडिक हाइड्रोजन की, उसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके तुमको दिखा देती हूँ। एक हाइड्रोजन मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है, उसको हाइड्रोजन मिल गया एसिडिक। ये OH निगेटिव इस एसिडिक हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा कि चल मेरे साथ चल, तब OH निगेटिव और H मिलकर H2O बना लेंगे। और तुम्हें याद होगा इस रिएक्शन में एज अ बाई प्रोडक्ट एक H2O भी बनता था। लेकिन जब ये H अपने पार्टनर को छोड़कर जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ जाएंगे, है ना, क्योंकि H को वो दोनों नहीं चाहिए, उसको तो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स OH निगेटिव के पास से मिल रहे हैं। तो प्रोडक्ट बनेगा CH2, उसके ऊपर एक नेगेटिव का साइन, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, डबल बॉन्ड, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का ऑक्सीजन और यहाँ पर H, ये आपका प्रोडक्ट बना। बट कार्बन बड़ा ही बेचैन कि नहीं भाई, मुझको ये नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ। तो ये क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज को आगे पास ऑन कर देता है, ताकि इस नेगेटिव चार्ज के बनने के बाद, मतलब पास ऑन होने के बाद डबल बॉन्ड बन जाए। लेकिन अगर डबल बॉन्ड बन गया तो ये वाले कार्बन को बड़ी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि ये वाले कार्बन के फिर 5 बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये वाला कार्बन बोलता है नहीं भाई, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो जब वो नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट करता है, यानी कि उस नेगेटिव चार्ज के साथ जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसे जब वो आगे शिफ्ट करता है, तो कार्बन ताकि 5 बॉन्ड की वजह से अनस्टेबल ना हो जाए, ये तुरंत अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देता है। तुरंत अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को किस पे शिफ्ट कर देता है, ऑक्सीजन पे, कि भैया तुम लेकर जाओ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, मैं 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। तो ऐसे केस में ऑक्सीजन के पास पहले से देखो 2 लोन पेयर थे, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और मिला, उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब ऑक्सीजन को भी नहीं भा रहा है नेगेटिव रहना, ऑक्सीजन को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं नेगेटिव हूँ। अब यहाँ पे रोल में आता है आप लोगों का I2। हाँ, इसमें आपके रोल में आता है I2 यानी कि I सिंगल बॉन्ड I। अब देखो जनरली हम लोगों का बिलीफ ये होता है कि जो क्या कहते हैं उसको, होमोमोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो सेम होते हैं, जो सिमेट्रिकल होते हैं, ये होमोलिटिक फिजन करते हैं। होमोलिटिक फिजन मतलब वो रेडिकल वाला फिजन, है ना। जनरली हमारा बिलीव यही होता है, डन, हाँ यही होता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर होमोलिटिक फिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे अब हेट्रोलिटिक फिजन होगा। कैसे होगा,
ऑक्सीजन चिल्लाया एकदम जोर से कि भाई मेरे को नहीं चाहिए निगेटिव, ये जो तुमने ज़बरदस्ती मेरे सर पे निगेटिव टांग दिया है, इस निगेटिव को नीचे लेकर जाओ, मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा। कार्बन बोलता है भाई मेरे को नहीं चाहिए डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन उसको घराते हुए बोलता है तू वापस कर, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड आया है उसको वापस कर अपना। बेचारे वो CH2 पे फिर से निगेटिव आ जाता है। फिर वो CH2 अपने निगेटिव को हटाने के लिए हेल्प लेता है किसकी, I की। वो जाता है I के पास मदद मांगने की, भाई I मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले। तो ये वाला I पे वो अप्रोच करता है, I एग्री हो जाता है, लेकिन I अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो अपने दूसरे वाले I के साथ तो उसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यानी कि नेट रिजल्ट कुछ इस तरीके का हुआ कि CH2 के पास एक I आ गया, डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद C है, C से डबल बॉन्ड O है और H है। और वो मैडम वो जो एक I था उसका क्या हुआ, वो बेचारा अकेला एक I दुखियारा। तो इस रिएक्शन के स्टार्टिंग में Na+ भी तो था ना, वो Na+ और ये वाला I, क्योंकि I को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये दोनों मिलकर NaI बना लेते हैं। ये हो गई हमारी पहली स्टेप कंप्लीट, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये हमारी पहली साइकिल कंप्लीट हुई। लेकिन अब हमारी रिएक्शन में क्या NaOH एक लिमिटिंग रिएजेंट है क्या? नहीं, हमारी रिएक्शन में हमारे पास जो NaOH है वो एकदम भरकर है, एकदम मस्त भरा हुआ है ना। वो जो NaOH है वो बोलता है कि अच्छा तेरे पास तो अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ओ ये देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है। ये वापस से OH नेगेटिव इसे अप्रोच करता है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं। कार्बन बोलता है भाई मुझे इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, वो आगे कार्बन को देने की कोशिश करता है। बाकी तो तुम जानते हो, कार्बन लेने से मना कर देगा, फिर वो डबल बॉन्ड O को शिफ्ट करेगा, फिर डबल बॉन्ड O वापस से रिफ्यूज़ कर देगा, फिर वापस से वही घूम फिर के कार्बन पे ही निगेटिव आएगा। एंड फाइनली अपने निगेटिव को हटाने के लिए वो किसकी सहायता लेगा? हैलोजन की सहायता लेगा। तो उसने घूम फिर के हैलोजन की सहायता ली और वो जो कार्बन है, ये कार्बन ने इस I को अप्रोच किया, ये वाला I बाहर निकल गया। यानी कि नेट रिजल्ट ये हुआ कि कार्बन के पास का एक हाइड्रोजन और कम हो गया और बदले में 2 आयोडीन आकर वहाँ पे लग गए, राइट। फिर उसके बाद अब जो नया वाला सबस्ट्रेट बना, वो सबस्ट्रेट के पास अगेन देखो फिर से एक और एसिडिक हाइड्रोजन है। तो OH नेगेटिव को आती है लालच, वो बोलता है कि मैं तो इसको भी लूँगा। फिर नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? अगेन उसका एक H चला जाएगा, 3 I लग जाएंगे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ये होगा नेट रिजल्ट। तो हमें लगता है कि अरे वाह रिएक्शन तो रुक गई। अब लेकिन रिएक्शन नहीं रुकी। NaOH बहुत ही भूखा है, पता है क्या लगता है, कई सालों से उसने खाना नहीं खाया है। स्टार्टिंग की 3 स्टेप्स में NaOH एक बेस के जैसे एक्ट करता है और आप लोगों के एसिडिक हाइड्रोजन को वो रिमूव करने का प्रयत्न करता है। लेकिन अब जो मैं चौथी स्टेप लिखने जा रही हूँ, मैंने क्या बताया था, जब तक एक नेगेटिव स्पीशीज को एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है तब तक वो नेगेटिव स्पीशीज क्या करती है, H को रिमूव करती है। लेकिन जब उसको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलता है वो एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करती है। यानी कि अब आप लोगों के पास जो कंपाउंड बना CI3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, इसमें अभी भी OH नेगेटिव अटैक करेगा, लेकिन इस बार वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना चाहता है? वहाँ अटैक करना चाहता है जहाँ पे पॉजिटिव पावर है। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में पॉजिटिव पावर यहाँ पर होती है, यानी कि ये अटैक करेगा यहाँ, ये शिफ्ट होगा यहाँ, और ऑक्सीजन अगेन बोलेगा मुझको सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए, तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे ऊपर का ये नेगेटिव चार्ज हट जाए। वो ऑक्सीजन बड़ा तिलमिलाया हुआ है, वो वापस से उस नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बना लेता है। कार्बन बोलता है भाई डबल बॉन्ड मत बना, मेरे 5 बॉन्ड हो जाएंगे। वो बोलता है तू अपना देख, तुझे क्या करना है, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है।
तो मजबूरीवश इस कार्बन को ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को Ci3 को देना पड़ता है कि भाई Ci3 तुम दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलो अब यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ अगर मैं रह रहा हूँ तो तुम्हारे साथ रहने की वजह से मेरे ऊपर क्या आ रहा है, आपका जो बेचारा क्या नाम था उसका, O नेगेटिव था, मेरा O नेगेटिव गुस्सा कर रहा है। तो देखो ये एसिड बना, ये क्या बना, एसिड। एंड जैसे कि तुम जानते हो हम लोगों के पास NaOH है, तो NaOH को जैसे ही एसिड दिखा, NaOH की जीभ लपलपाई, ओहो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड प्रोडक्ट बनेगा H2O प्लस C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड A पॉजिटिव। अब समझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्ट कहाँ से बनता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आखिरी स्टेप में एसिड बनता है, वो एसिड को फिर से NaOH क्या करता है, घपच लेता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेता है। तुम बोलोगे मैडम अब ये जो Ci3 बाहर निकला, इस Ci3 के साथ क्या हुआ, है ना, ये जो Ci3 आपका बाहर निकला, इस बेचारे Ci3 के साथ क्या हुआ। तो ये जो Ci3 है ना, ये जो एसिड के पास का H है, ध्यान रखना, जो एसिड के पास का H है ये H इसको मिलता है, ध्यान रखना कौन सा वाला H इसको मिला, एसिड के पास का इसको H मिला, एसिड के पास का H, कौन सा वाला H, एसिड के पास का H मिला, और ये वाला H इसके पास आ जाता है। इस तरीके से ये आपकी इस एंटायर रिएक्शन का मैकेनिज्म है। पहली 3 स्टेप्स में आपको इस रिएक्शन में 3 हेलोजेंस लग गए, है ना, आपकी स्टार्टिंग की 3 स्टेप्स में आपको यहाँ पे क्या लग गए, 3 हेलोजन लग गए, राइट। अच्छा, ये स्टार्टिंग की तीनों स्टेप्स में आपका जो NaOH है वो एज अ बेस बिहेव किया, लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेप नंबर 4 में पहुँचे NaOH एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया, और जैसे ही हम लोग स्टेप नंबर 5 में पहुँचे NaOH ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा दी, यानी कि NaOH आखिरी दम तक, आखिरी मरते दम तक उस क्या कहते हैं अपना मतलब जो कर्तव्य है उसने पालन किया। जितना मैं रिएक्ट कर सकता हूँ उतना तो देखो मैं रिएक्ट करूँगा ही करूँगा। और क्योंकि पहली बार जब रिएक्शन हुई थी तो पहली बार की रिएक्शन में जब हमने I2 का इस्तेमाल किया था, या फिर लेट से Br2 का इस्तेमाल किया था, या फिर लेट से Cl2 का इस्तेमाल किया था, तो NaI निकला था। अब क्योंकि हम लोग 3 बार हेलोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तीनों स्टेप में क्या होगा, NaX रिमूव होगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों के 3 टाइम्स ऑफ NaX एज अ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं इस रिएक्शन में, 3 टाइम्स ऑफ NaX एज अ बाई प्रोडक्ट आप लोगों का क्या होता है, बनता है, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ NaX। और इस पूरी रिएक्शन की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है आपकी ये पहली वाली, दिस इज़ योर RDS, ठीक है, दिस इज़ योर RDS। एंड क्योंकि इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका OH नेगेटिव भी इन्वॉल्व है और इस पर्टिकुलर स्टेप में आपका सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है, सो देयरफॉर अगर आप इनमें से किसी के भी कंसंट्रेशन पे कुछ फ़र्क अगर आप क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली वो फ़र्क आप लोगों के रेट पर भी पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मान के चलिए हेलोफॉर्म रिएक्शन को, अगर आप हेलोफॉर्म रिएक्शन को 3 हेलोजेंस के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर सकते हो Cl2 के साथ, है ना, आप परफॉर्म कर सकते हो Br2 के साथ, आप परफॉर्म कर सकते हो I2 के साथ। तो क्वेश्चन आता है कि अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन को हमने Cl2 के साथ परफॉर्म किया तो रेट है R1, Br2 के साथ परफॉर्म किया तो रेट है R2, I2 के साथ परफॉर्म किया तो रेट है R3। तो बताइए कि करेक्ट रिलेशनशिप R1, R2 एंड R3 के बीच में क्या होगा। हम में से मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक पता है क्या कर देते हैं, हमें लगता है कि मैडम I2 के बॉन्ड को तोड़ना क्योंकि बहुत आसान है तो इसीलिए सबसे तेज़ी से जो यहाँ पे रेट होगी उन्हें ऐसा लगता है वो होगी R3, उसके बाद उससे कम R2 और सबसे कम R1।
बट एक्चुअली में यहाँ पे RDS में तो हेलोजन की ब्रेकिंग हो ही नहीं रही है। देखो केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो, ये तो जानते हो कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो RDS पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आपका जो RDS है, इस पर्टिकुलर RDS में हेलोजन ब्रेकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ तो हेलोजन ब्रेकिंग हो ही नहीं रही है, और जब हेलोजन ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो वो रेट को कैसे इफेक्ट कर सकता है यार, वो रेट को इफेक्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा R1 = R2 = आप लोगों का R3। ठीक है, ये इसीलिए बताया गया क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब हम क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने प्रीवियस क्लासेस कर रखी हैं, उन प्रीवियस क्लासेस की वजह से हमारी मेंटालिटी ये बनती है कि जो हेलोजन जितनी आसानी से टूटेगा रिएक्शन उतना ही स्पीड अप होगा। वो ऐसा होता भी अगर वो हेलोजन की ब्रेकिंग RDS में इन्वॉल्व होती तो, क्योंकि यहाँ पे उसकी हेलोजन की ब्रेकिंग RDS में इन्वॉल्व ही नहीं है, सो देयरफॉर उससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, पॉइंट्स कुछ आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने हैं। कई बार हमको हमारी स्पीशीज़ में के पास CH3 ग्रुप नहीं दिखता, बट CH3 ग्रुप नहीं दिखने के बावजूद वो हेलोफॉर्म टेस्ट शो करती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आप लोगों के पास कोई एक स्पीशीज़ है C+O, इधर कौन सा ग्रुप लगा है उस पर ध्यान मत दो, लेकिन अगर यहाँ पे CH2 हेलोजन लगा है तो यस, ये आप लोगों का हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के तीनों हेलोजन लगे हैं, तीनों हेलोजन लगे हैं, आप बोल रहे हो कि मैडम लेकिन यहाँ तो CH3 दिख नहीं रहा है, ये फिर भी आप लोगों का हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, फिर भी ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर मान लेते हैं वहाँ पे 2 हेलोजन लगे हैं, ठीक है, आपको CH3 नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको CH3 दिख रहा है लेकिन आपके इस तरफ एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, जैसे कि साइनाइड ग्रुप। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर लगे हुए रहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आप लोगों के हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो नहीं करती हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो नहीं करते। और कौन सी पॉसिबिलिटी है मैडम जहाँ पे आपको CH3 नहीं दिखता है बट फिर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाती है? तो पांचवी पॉसिबिलिटी आप लोगों की ये है कि कल को अगर आपके पास एक ऐसा कार्बन है जो 2 डबल बॉन्ड O के बीच में फंसा हुआ है, मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया है, जैसे कि इधर एक कार्बन की चेन है C+O, यहाँ बीच में CH2, फिर C+O और इधर कार्बन की चेन है, तो यस ये आप लोगों का हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों मैम, लेकिन यहाँ पे तो ये देगा हेलोफॉर्म टेस्ट, ये आप लोगों का हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे CH3 नहीं भी दिख रहा है फिर भी ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर मान लेते हैं इधर कार्बन की चेन है और आपका CH2 दो OH के बीच में अगर फंसा हुआ है तो उन दोनों OH की वजह से भी ये वाला पर्टिकुलर CH2 आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हमने एक्चुअली बातचीत उन लोगों के बारे में की जो आप लोगों के हेलोफॉर्म टेस्ट को शो करते हैं। ठीक है, जो हेलोफॉर्म टेस्ट को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड O होने की वजह से, क्योंकि दोनों तरफ OH होने की वजह से ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन आप लोगों के एसिडिक हाइड्रोजन के जैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, किसके जैसे बिहेव करेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। फिर तुम बोलोगे कि मैडम लेकिन यहाँ पे तो फिर 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है। चलो मान लेते हैं मैम कि ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन के जैसे बिहेव कर भी रहे हैं, मान लेते हैं कि दोनों ने एसिडिक हाइड्रोजन के जैसे बिहेव किया, तो NaOH का काम क्या है? उस हाइड्रोजन को हटाना और उसको हटा के पूरी स्टेप कंप्लीट होने के बाद एक हेलोजन को अंदर लेकर जाना। तो ऐसे केस में क्योंकि वहाँ पर 2 ही आप लोगों के हाइड्रोजन है
तो ऐसे केस में अगर मान लेते हैं वहाँ पे रिप्लेस हो भी गए वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही आयोडीन आ पाएंगे, और सिर्फ 2 ही आयोडीन आने से तो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं होती है, हमको तो 3 आयोडीन चाहिए। फिर अब आगे क्या, हमारी गाड़ी अटक गई, क्योंकि अब OH निगेटिव के पास अटैक करने के लिए तीसरा एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, OH निगेटिव बोलता है कि मेरे पास अगर तीसरा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं अब एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करूँगा, और वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और इस कार्बन पर अटैक करता है, कार्बन अपने O निगेटिव को यहाँ पे शिफ्ट करता है। फिर O निगेटिव बोलता है कि नहीं, मेरे को सिंगल बॉन्ड O निगेटिव नहीं चाहिए, मैं वापस से डबल बॉन्ड बनाऊंगा। कार्बन बेचारा परेशान हो जाता है और कार्बन इस Ci2 को निकाल के फेंक देता है कि भाई Ci2 तू जा, तेरी वजह से मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, तू जा यहाँ से। यानी कि आपके पास नेट रिजल्ट क्या निकला कि बाहर जो स्पीशीज़ निकली ये स्पीशीज़ बाहर निकली, यानी कि Ci2 अकेला नहीं निकला। जैसे प्रीवियस केस में अकेला निकल रहा था ना Ci3 नेगेटिव, यहाँ वो अकेला नहीं निकला, यहाँ पे बाजू का C डबल बॉन्ड O और कार्बन की चेन इसको साथ लेकर निकला, अच्छा क्या, हाँ इसको साथ लेकर निकला। एंड जैसे कि तुम जानते हो, जैसे ही यहाँ पे Ci2 बनता है तुरंत इस Ci2 को हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2, ठीक है, विथ C डबल बॉन्ड O एंड कार्बन की चेन। एंड फिर OH निगेटिव देखेगा कि अरे वाह, तेरे पास तो एक एसिडिक हाइड्रोजन फिर आ गया, फिर से उसको अटैक करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा Ci3 नेगेटिव में। एंड जैसे ही Ci3 नेगेटिव बना वो बन जाएगा CHI3। इसीलिए 2 डबल बॉन्ड O के बीच में फंसा हुआ या 2 OH के बीच में फंसा हुआ CH2, चाहे आजू बाजू CH3 हो या चाहे आजू बाजू CH3 ना हो, वो हमेशा आप लोगों का हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। ध्यान रखना, चाहे आप लोगों का वहाँ पे CH3 हो या चाहे वहाँ पे CH3 ना हो, वो हमेशा हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि अगर आपको लिख कर दिया है CH3O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O फिर एक और O और फिर CH3, तुम्हें लग रहा है कि मैडम यहाँ पे भी तो देखो ये एक C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है और इन दोनों के बीच में CH2 फंसा है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, बट ये हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O का जो माइनस इफेक्ट है वो कम्प्लीटली इस CH2 पर नहीं है, ये माइनस आई इफेक्ट शेयर हो रहा है रेजोनेंस की वजह से यहाँ। तो जितना एसिडिक उसको होना चाहिए था, जैसा कि वो हो भी रहा था, इस OO की वजह से वो माइनस आई इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके अंदर उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर नहीं आया, इसीलिए ये पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की अब हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो नहीं करेगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो नहीं करेगी। ठीक है, और अगर हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरीन या ब्रोमीन ना लेते हुए आयोडीन ले लेते हैं, तो इसी हेलोफॉर्म रिएक्शन को हम लोग आइडोफॉर्म कहते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। उस दौरान CHI3 प्रोड्यूस होता है जो कि पेल येलो कलर की PPT का रहता है, और उसके अंदर से एक एंटीसेप्टिक या फिर मैं कहूँ दवाइयों वाली स्मेल आपको मिलती है, और इससे ये पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर रिएक्शन आप लोगों का क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट वाली है। ठीक है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपकी क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट वाली है। अगर मुझको यहाँ पे पेपर में सवाल क्रिएट करने हो तो देखो मैं ये सवाल क्रिएट करूँगी कि फलाना किस रिएक्शन में आप लोगों का हेलोफॉर्म टेस्ट हो रहा है। एक और गलती है जो स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा होती है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ रिंग लगी है, यहाँ CHO लिखा है, यहाँ CH3 है, पूछते हैं कि बताओ ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तबाक से हमारा मुंह खुलता है, हाँ हाँ दे देगी दे देगी। अरे गधो, सोचो तो सही कि हेलोफॉर्म टेस्ट अल्डिहाइड्स के केस में देने की कंडीशन क्या है। अल्फ़ा हाइड्रोजन
सॉरी अल्फा पोजीशन पे CH3। तो व्हाट इज अल्फा पोजीशन, दिस इज अल्फा पोजीशन। कई लोग इसको देखकर हाँ बोल देते हैं, भाई वो अल्फा नहीं है, वो बीटा है। बीटा पोजीशन पे CH3 होने से कोई मतलब नहीं है। अल्फा पोजीशन पे CH3 है क्या, नहीं। तो देयरफॉर ये पर्टिकुलर स्पीशीज आप लोगों की हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। इवन ये वाले जो जितने भी हैं ना, ये वाले जितने लोग हैं, कहाँ गए यार वो लोग, मैंने जो ऊपर लिस्ट बनाई थी, कहाँ गए कहाँ गए, कहाँ चले गए, रुको। हाँ, ये जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना, कहाँ गए यार, हाँ, ये लोग हेलोफॉर्म नहीं देते, ध्यान रखना, ये लोग हेलोफॉर्म नहीं देते। ये ऐसा हमें लगता है कि हेलोफॉर्म देंगे, बट तुम खुद देखो, मैंने रिएक्शन में तुमको लिख कर दिखाया था, क्या यहाँ पे हेलोफॉर्म बन रहा है? नहीं मैडम, यहाँ तो हेलोफॉर्म बन ही नहीं रहा है, यहाँ तो पता नहीं कुछ और बन रहा है। रिएक्ट करते हैं, नो डाउट, रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, बट हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हेलोफॉर्म की टेस्ट नहीं देते, ठीक है, हेलोफॉर्म की टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं देते ये लोग हेलोफॉर्म की टेस्ट। रिएक्ट करते हैं क्योंकि OH निगेटिव है, आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट तो करेगा, लेकिन टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है यार, समझ गई हम लोगों को बातचीत। इसके अलावा ये वाली जो स्पीशीज़ है, ये भी आप लोगों का हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है, ये वाली स्पीशीज़ भी आपका हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करती है, ध्यान रखना। अच्छा चलो ठीक है, याद रखेंगे हम। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET लगा है, क्या ये हेलोफॉर्म देगा? हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ, वो हमारा जो CH2 है वो उन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, तो वो तो देगा। लेकिन बाजू में देखो ना, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की वजह से वो चीज़ शेयर होने लगी, तो ये चीज़ हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी, ठीक है। ये वाली स्पीशीज़ आप लोगों का हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन के आने की वजह से जितना एसिडिक उसको होना चाहिए था, वो ऑक्सीजन की वजह से राइट साइड इस तरफ रेजोनेंस होने लगी, और क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हुई, तो इसकी वजह से हेलोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हेलोफॉर्म